Hello students, this is Akash Parmar and welcome to Akashvani. In today's lecture, we are going to start science with chapter number 15, that is our environment. Environment ये वर्ड काफ़ी बार हम टीवी में देखते हैं एज वेल एज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं एज वेल एज हमारे बुक्स में भी कई बार इसके बारे में टॉपिक्स होते हैं एज वेल एज हमारे सराउंडिंग में जो भी लोग हैं वो भी इन्वायरमेंट्स के बारे में बातें करते हैं एज वेल एज हमारे जो एल्डर्स है वो कहते हैं कि अभी जो इन्वायरमेंट हम जो फेस कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट और जो इन्वायरमेंट वो उनके चाइल्डहुड टाइम्स में फेस किए थे उसमें और आज में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो चुका है। एज वेल एज ऐसे भी कहते हैं कि हमें जो है हमेशा एक हेल्दी इन्वायरमेंट में काम करना चाहिए, एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रहना चाहिए और जो भी इंटरनेशनल समिट्स होते हैं उस गेट टुगेदर होते हैं वहाँ पे भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स काफ़ी बार डिस्कस की जाती है जिसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने जाएंगे कि किस तरह जो इन्वायरमेंट में जो भी कंपोनेंट्स है वो किस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं एज वेल एज हमारा इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ता है, हम किस तरह से इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट सेज दैट the external surrounding including all of the biotic and abiotic factors that surround and affect the survival and development of an organism. In the surrounding of an organism, whatever is there, it may be biotic as well as it may be abiotic, right? You must be knowing what is biotic. Biotic means living एंड एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं जो बायोटिक भी है और एबायोटिक भी है उसके सराउंडिंग में है और उसके अकॉर्डिंग ही उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल और डेवलपमेंट दोनों डिपेंड करेगा। तो वो जो सराउंडिंग है उसे हम कहेंगे इन्वायरमेंट। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट। Next is ecosystem. A system formed by an interaction between biotic components and the abiotic components is called as ecosystem. इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि ऐसी एक जगह जहाँ पे बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों हैं, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और वहाँ पे उस बायोटिक ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल हो रहा है। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, किसका किसका इंटरेक्शन हो रहा है, बायोटिक कंपोनेंट्स का और एबायोटिक कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन हो रहा है, ऐसे वाले सिस्टम को हम कहेंगे इकोसिस्टम। जैसे कि गार्डन, जैसे कि गार्डन में हम जाते हैं तो गार्डन में हमको क्या क्या देखने को मिलता है, वी कैन सी ग्रीन प्लांट्स ओवर देयर, वी कैन सी डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स देयर, वी कैन सी ग्रासेस देयर, ओके, देन वी कैन सी इंसेक्ट्स, वी कैन सी birds, we can see animals like frog also at some times. So garden is an ecosystem. Why? There is biotic things, these were all biotic things, as well as there we can feel sunlight, sunlight is there, then there is wind, there is water, right? These are all abiotic components। और जो पहले मैंने एग्जांपल दिए लिविंग थिंग्स के, they were all biotic। तो यहाँ पे ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है उन दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है और वहाँ पे कुछ लाइफ का सर्वाइवल हो रहा है। तो वो जो सिस्टम है उसे हम कहेंगे इकोसिस्टम। देखो एग्जांपल में गार्डन हो गया, पॉन्ड हो गया, एक्वेरियम हो गया, ये सारा जो एग्जांपल्स है वो है इकोसिस्टम का। नाउ यहाँ पे इकोसिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इन टू क्लासेस, दैट इज दे कैन बी आइदर नेचुरल और दे कैन बी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम में क्या क्या आ जाएगी, फॉरेस्ट है, पॉन्ड्स, रिवर्स, डेजर्ट्स। सो दिस आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचुरली अकर होते हैं। वेरएस आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जांपल में है फार्म, एक्वेरियम। ये जो है वो ह्यूमन मेड है, मैन मेड। मैन को फार्म और एक्वेरियम आर्टिफिशियली बनाना होता है। तो ये जो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है एंड दिस आर द एग्जांपल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। द ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज प्रोड्यूसर्स, consumers and decomposers depending on how they sustenance in the environment, how they obtain their food from the environment. So starting with the first, that is producers. All green plants and certain bacteria which can produce food by the process of photosynthesis are called producers. Producers means what, कि जो फूड को प्रोड्यूस करने वाले हैं। इसमें कौन आएंगे, सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स और सर्टेन बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद ऑब्टेन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट। जैसे कि हमने क्लास 9th में देखा है कि प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉफिक है, वो अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, क्लास 9 7 चैप्टर हमने पढ़ा था, राइट। सो इसमें जो है सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स, ट्रीज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारे के सारे प्रोड्यूसर्स के एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे। ओके, कंज्यूमर्स, ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड आइदर डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो
फूड कंज्यूम करेंगे डायरेक्टली जो प्रोड्यूसर ने बनाया है वो, या फिर इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन अदर कंज्यूमर्स, या फिर इनडायरेक्टली वो प्रोड्यूसर को कंज्यूम करेंगे, सो वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को हम कंज्यूमर कहेंगे। यहाँ पे एग्जांपल से हम समझते हैं कि जैसे कि यहाँ पे ये एक प्लांट है, यहाँ पे एक सन बनाया है। अब यहाँ पे ये प्लांट क्या करेगा, अपना फूड प्रोड्यूस करेगा। एज यू नो, फूड कैसे प्रोड्यूस करेगा प्लांट? विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट, द क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट सेल, एज वेल एज इट विल टेक द हेल्प ऑफ द एयर विच इज इन सराउंडिंग ऑफ दिस प्लांट, एंड इट विल टेक कार्बन डाइऑक्साइड विद दैट, and with the help of these things it will make food for the plant। अपना फूड बनाएगा और उसी फूड को कंज्यूम करके प्लांट अपना ग्रोथ करेगा, प्लांट ग्रो होगा, राइट। प्लांट ग्रो करेगा इसका मतलब कि प्लांट ने खुद को प्रोड्यूस किया, यहाँ पे वो प्रोड्यूस हुआ है। सो यहाँ पे प्लांट एक प्रोड्यूसर है, ओके। यहाँ पे प्लांट ने क्या किया है, प्लांट ने जो है तो यहाँ पे प्लांट ने क्या किया है, प्लांट ने जो है वो एबायोटिक थिंग्स का यूज़ किया है। एबायोटिक थिंग्स जैसे कि सनलाइट हो गई, ओके, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें एबायोटिक है। वो सभी चीज़ को यूज़ करके खुद को प्रोड्यूस किया। खुद को प्रोड्यूस किया मतलब ये एक प्लांट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि वो बायोटिक में कन्वर्ट हो गया। जो भी एबायोटिक फैक्टर्स थे सराउंडिंग में उसका यूज़ करके यहाँ पे बायोटिक में कन्वर्जन हो चुका है। अब ये एक प्रोड्यूसर है प्लांट। अब इस प्लांट को आके अगर एक ग्रास हॉपर ने खा लिया, ओके, एक ग्रास हॉपर ने इस प्लांट को खा लिया, एक लीफ यहाँ से प्लांट का ग्रास हॉपर ने खा लिया। सो इस ग्रास हॉपर ने क्या किया, इस प्लांट को क्या किया, कंज्यूम किया। तो यहाँ पे कंज्यूम किया, इसने डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया, तो ये एक कंज्यूमर है। अब ये ग्रास हॉपर मज़े से आगे खुदते हुए जा रहा है और अचानक वहाँ पे एक फ्रॉग आ जाता है। तो अगर उस फ्रॉग ने अब उस ग्रास हॉपर को भी खा लिया तो यहाँ पे इस फ्रॉग को भी हम कंज्यूमर में ही काउंट करेंगे। इस फ्रॉग ने जो है मगर डायरेक्टली इस प्लांट को नहीं खाया, इनडायरेक्टली इस प्लांट को खाया, क्योंकि ग्रास हॉपर ने प्लांट को खा के ग्रो हुआ था और उस ग्रास हॉपर को अब जो है फ्रॉग ने खा लिया। तो डैट मीन्स ये दोनों ही यहाँ पे जो है वो एक कंज्यूमर का एग्जाम्पल, कंज्यूमर्स के एग्जाम्पल है। ग्रास हॉपर जो है डायरेक्टली प्रोड्यूसर को कंज्यूम किया और फ्रॉग ने जो है वो इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर को कंज्यूम किया है, ओके। Consumers can be further classified as herbivorous, carnivorous, omnivorous and parasites. Herbivorous, as you all know, herbivorous are those organisms which consume only vegetarian food. Carnivorous are those organisms which consume only non-vegetarian food. Omnivorous are those organisms which consume both vegetarian as well as non-vegetarian food. And parasites are those organisms which rely on other organisms. They either stay on their body or inside their body and live their life. Those are parasites. The third classification of organism is decomposer. Here I had written about decomposer, and it says that microorganisms comprising bacteria and fungi break down the dead remains and waste product of organisms, and those microorganisms here are called as decomposers. Microorganisms क्या करते हैं, जब कोई एनिमल, सपोज़ कि यहाँ पे फ्रॉग के बाद नेक्स्ट फ्रॉग को एक स्नेक खा लेता है, उस स्नेक को फिर सपोज़ के एक ईगल खा जाता है, और वो ईगल सपोज़ के बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया है और वो अचानक से उसकी डेथ हो जाती है, वो ग्राउंड पे गिर जाता है। तो अब उस ईगल का क्या होगा, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी आ जाएंगे और उससे क्या कर देंगे, डीके कर देंगे, ओके। दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हियर एज डीकम्पोजर्स। ये इस एनिमल को डिकम्पोज कर देगी। यहाँ पे जो ईगल की जो बॉडी है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसे ब्रेक डाउन करके वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे और वो फर्दर कहाँ चले जाएंगे, सॉइल के अंदर चले जाएंगे और फिर से ये जो है प्लांट्स यूज़ करेंगे और ख़ुद को प्रोड्यूस करेंगे। तो पूरा का पूरा ये साइकिल वापस कहाँ पे जाके रुका, प्रोड्यूसर के पास। वापस प्लांट ग्रो होगा, प्रोड्यूस करेगा, अपने आप को कंज्यूम होगा और इस तरह से ये पूरा का पूरा साइकिल चलता रहेगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज फूड चेन्स एंड वेब्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ एन इकोसिस्टम डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स एंड फॉर्म अ चेन। दिस इज टर्म्ड एज फूड चेन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फूड चेन। व्हाट इट सेज दैट जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, वो फूड के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे और वो एक वहाँ पे एक चेन फॉर्म करेंगे। उसी चेन को हम फूड चेन कहते हैं। आप लोगों ने पहले भी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा डेफिनेटली। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख चुका हूँ जिसके थ्रू आपको क्लियर हो जाए एग्जैक्टली। जैसे कि यहाँ पे ग्रास है, अब ग्रास को इस माउस ने खा लिया, ओके। ग्रास भी एक ऑर्गेनिज्म है, माउस भी एक ऑर्गेनिज्म है। माउस यहाँ पे ग्रास के ऊपर डिपेंड था, ओके। माउस को फिर स्नेक ने खा लिया।
स्नेक को फिर ईगल ने खा लिया, फिर ईगल डेड हो जाएगा, उसको डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चेन फॉर्म हुआ। वैसे ही और भी अलग अलग टाइप के फूड चेन्स यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं, जैसे ग्रास को माउस ही नहीं, ग्रास को ग्रास ऊपर भी खा सकता है कोई हर्बीवरस एनिमल, डियर ने खा लिया, डियर को फिर सपोज के लायन ने खा लिया, तो वहाँ पे भी एक फूड चेन का फॉर्मेशन हुआ है। नाउ व्हाट इज़ ट्रॉफिक लेवल्स? ईच स्टेप इन ए फूड चेन फॉर्म्स ए ट्रॉफिक लेवल। यहाँ पे इसी एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल्स। जैसे कि ग्रास क्या है, एक प्रोड्यूसर है। ग्रास क्या करेगा, अपने आप को प्रोड्यूस करेगा, किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से, एयर की मदद से, सॉइल वाटर की मदद से, दैट इज़ एबायोटिक कंपोनेंट्स को यूज़ करके खुद को प्रोड्यूस करेगा, बायोटिक कंपोनेंट्स बनाएगा। उस प्रोड्यूसर को यहाँ पे ये सबसे पहला लेवल है, उसको हम कहेंगे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। अब उस ग्रास को माउस ने खा लिया, सबसे पहले माउस ने खाया, तो अब ये एक कंज्यूमर है, ये सबसे पहला कंज्यूमर है। कंज्यूमर हम किसे कहते हैं? जो प्रोड्यूसर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंज्यूम करते हैं फॉर देयर फूड। तो यहाँ पे इस माउस ने सबसे पहले ग्रास को खाया है, सबसे पहला इसी ने खाया है, दैट इज़ वाई इसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। ओके, देन इस माउस को स्नेक ने खाया है। अब स्नेक भी एक कंज्यूमर है, मगर स्नेक ने डायरेक्टली ग्रास को नहीं खाया है, जो माउस ग्रास खाया था उसे खा गया है, राइट। तो ये था प्राइमरी कंज्यूमर, और अब इसके बाद जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर। उस स्नेक को अब सपोज़ कि कोई ईगल खा रहा है, तो ईगल भी एक कंज्यूमर ही है, मगर यहाँ पे इस ऑर्डर में अगर जाए हम तो प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, और सेकेंडरी के बाद ये टर्शरी कंज्यूमर में आएगा। ओके, और ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो सबसे पहला जो प्रोड्यूसर था वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, उसके बाद सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, दिस इज़ थर्ड ट्रॉफिक लेवल, एंड दिस इज़ द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। हम ह्यूमन बींग्स भी जो है वो कंज्यूमर ही है। अगर हम वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं तो वी आर प्राइमरी कंज्यूमर, अगर हम नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं तो हम वी आर आइदर सेकेंडरी कंज्यूमर और वी आर टर्शियरी कंज्यूमर। Now why do we eat food? We eat food to get energy and to survive. So here in the interaction between different components in the environment, there happens a flow of energy. यहाँ पे इस food chain में भी एक flow of energy हो रहा है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो producers है वो क्या करते हैं, they use sunlight, air, soil, water and produce their own food. So what they are doing there is they are using the photo energy, that is the light energy and solar energy, we can say they are using solar energy and they are converting it into chemical energy with the help of photosynthesis process, right। तो यहाँ पे इन्होंने एनर्जी को प्रोड्यूस किया है। अब ये जो ग्रास या फिर हम प्रोड्यूसर कह रहे हैं कॉमनली, वो प्रोड्यूसर्स उसी एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे हर्बीवरस में, और उसके बाद वो सेपरेटली कंज्यूमर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हर्बीवरस के बाद वो इन द एंड डिकम्पोजर्स में ट्रांसफर हो जाएंगे। बट वन रूल सेज दैट व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज चेंज्ड इनटू अनदर, ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन द एनवायरनमेंट विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। सो यहाँ पर भी जो एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो रही है, मगर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ ऑल्सो गेटिंग लॉस्ट इन द एनवायरनमेंट, जो यूज़ नहीं होगा। और ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी जो फूड चेन में हो रही है, उसको डीपली स्टडी करने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली है जो यहाँ पे बुक में लिखा है, जो हम डिस्कस करेंगे अभी। ग्रास जो है सनलाइट की हेल्प से फूड प्रोड्यूस करेगा और अपने आप को ग्रो करेगा। सो ये स्टडी किया गया है कि जब ग्रास के ऊपर जो सनलाइट गिर रही है, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1% सिर्फ और सिर्फ 1% सनलाइट का यूज़ करके वो अपने आप के लिए फूड प्रोड्यूस करेगा। ओके, जितनी भी सनलाइट ग्रास या कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी प्लांट्स के ऊपर गिर रही है, उस 100% सनलाइट में से सिर्फ और सिर्फ 1% सनलाइट का यूज़ करके ग्रास अपने लिए फूड प्रोड्यूस करेंगे और अपने आप को ग्रो करेंगे। ओके, फ्रॉम द टोटल 100% ओनली 1% इज गोइंग टू बी यूज्ड हियर। नाउ नेक्स्ट इज, उस ग्रास को सपोज के इस माउस ने खा लिया। अब इस माउस ने जब खा लिया, तो ये जो माउस है अब ग्रास खा के इसके अंदर एनर्जी आ चुकी है। अब ये एनर्जी का वो अलग अलग एक्टिविटी में यूज़ करेगा। अब माउस जो है फूड खा लिया है उसने, तो डाइजेशन में कुछ एनर्जी यूज़ हो जाएगा, कुछ एनर्जी यहाँ वहाँ भागने में उसकी यूज़ हो जाएगी। नेक्स्ट वो रिप्रोडक्शन में कुछ एनर्जी यूज़ हो जाएगी, और जो भी एक्टिविटीज़ माउस कर रहा है उसमें एनर्जी उसकी यूज़ हो जाएगी। तो एवरेज माना गया है कि आउट ऑफ द 100% एनर्जी जो ग्रास से
माउस ने ऑब्टेन किए उस 100% एनर्जी में से 90% एनर्जी, ओके सुनना यहाँ पे ध्यान से, 90% एनर्जी जो है माउस वो अपने एक्टिविटीज़ में यूज़ कर लेगा। ओके, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, अलग अलग जो भी लाइफ प्रोसेसेस है, रिप्रोडक्शन हो गया, यहाँ वहाँ भागने में, ये सारी की सारी में 90% एनर्जी माउस ने यूज़ कर ली है और सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो अब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को ट्रांसफ़र करेगा। सो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे 10% ऑफ एनर्जी इज़ ओनली गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड इन स्नेक। तो अब स्नेक ने जो भी एनर्जी ली है वो भी डिफरेंट एक्टिविटी करेगा जैसे माउस ने किया है। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली जितना भी एनर्जी माउस से स्नेक ने लिया है उसका 90% एनर्जी स्नेक अपने एक्टिविटीज़ में यूज़ कर लेगा और सिर्फ अगेन 10% एनर्जी जो है वो ईगल में ट्रांसफ़र कर पाएगा। तो हर एक स्टेप में यहाँ पे क्या हो रहा है, 90% एनर्जी वो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहा है और सिर्फ 10% एनर्जी जो है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को ट्रांसफ़र कर पा रहा है। सो ऐसे कंक्लूजन हमें यहाँ पे क्या देखने मिलता है कि ये जो एनर्जी है वो बहुत ही हाई स्केल में डिक्रीज़ होते जा रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होते जा रहा है, यहाँ पे एनर्जी का जो लेवल है वो डिक्रीज होते जा रहा है। सो एज वी सो इन फूड चेन ए ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन द एनवायरनमेंट। जो भी फूड चेन रहेगी वो मैक्सिमम 3 या 4 लेवल्स की ही होगी। अब इतना ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे लॉस हो रहा है कि 4th ट्रॉफिक लेवल के बाद एनर्जी बहुत ही कम बच जाती है टू पास ऑन द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सो दैट इज़ वाई सभी ट्रॉफिक लेवल्स या तो 3 या तो 4 स्टेप्स की ही होती है। इन द होल इकोसिस्टम द ऑर्गेनिजम्स एट द ट्रॉफिक लेवल आर मैक्सिमम। सबसे मैक्सिमम फ्रॉम ऑल दिस आर द प्रोड्यूसर। दैट इज इन द होल इकोसिस्टम द ग्रेटेस्ट नंबर इज ऑफ द प्रोड्यूसर्स। It simply means that the greatest number of organisms that are on the earth are the producers. सबसे ज़्यादा number of producers earth पे available है। Now in your textbook there is a pyramid of trophic level is given which is very important, जो अभी ही prelim के एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के लिए आया था। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो है बेस में प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर में सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आ जाएंगे जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के मदद से फूड प्रोड्यूस करते हैं और अपने आप को ग्रो करते हैं। फिर प्रोड्यूसर को जो कंज्यूम करेंगे दे आर प्राइमरी कंज्यूमर, दैट इज़ ऑल द हर्बिवोरस इज कमिंग हियर। फॉर एग्जांपल कि रैबिट हो गया या फिर माउस हो गया या फिर ग्रासहोपर हो गया, जो भी प्रोड्यूसर को खा रहे हैं, ओके, काव हो गया, दे आर कमिंग इन द प्राइमरी कंज्यूमर। फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करेंगे दे आर द सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खा जाएंगे दे आर द टर्शियरी कंज्यूमर, ओके। And accordingly is the trophic level. Producer are at the first trophic level, primary consumer are at the second trophic level, secondary consumer are at the third trophic level, and tertiary consumer are at the 4th trophic level. This pyramid you have to remember. Let's see food web now. Each organism is generally eaten by 2 or more other kinds of organisms, which in turn are eaten by several other organisms. So instead of a straight line food chain, a series of branches is formed called as food web. Now एक ऑर्गेनिज्म को 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं, फिर उन ऑर्गेनिजम्स को और अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म को खाने वाला कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, उसको खाने वाले और भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन फूड चेन हमको नहीं देखने को मिलती। यहाँ पे बहुत सारे फूड चेन एक साथ गेट टुगेदर होकर एक पूरा का पूरा सीरीज ऑफ ब्रांच फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं फूड वेब। वी विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल कि सपोज के ग्रास है, ओके, ग्रास को अब ग्रास हॉपर ने खाया है। अब ग्रास को सिर्फ ग्रास हॉपर ही नहीं खाता, ग्रास को खाने वाला गोट भी है, ग्रास को खाने वाला काव भी है, ओके, ग्रास को खाने वाला माउस भी है, ओके, रैबिट भी खा सकता है ग्रास को। देन इस ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा लेगा। इस ग्रास हॉपर को सिर्फ फ्रॉग नहीं, इस ग्रास हॉपर को कोई बर्ड भी खा सकता है, ओके। इस गोट को सपोज के कोई लायन खा लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे अलग अलग फूड चेन एक साथ मिक्स होकर एक पूरा का पूरा वेब क्रिएट करेंगे जिसे हम कहेंगे फूड वेब। आपके टेक्स्ट बुक में भी यहाँ पे ये वाला इमेज दिया हुआ है जिसको देख के आप अच्छे से समझ सकते हो कि फूड वेब एग्जैक्टली है क्या। Now in your textbook one diagram is given which shows the flow of energy in an ecosystem. Here we are having that diagram. इस डायग्राम में एनर्जी का जो फ्लो है इकोसिस्टम में किस तरह से प्रोसीड हो रहा है उसको बताया है। तो जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना बड़ा ये बॉक्स है
उतना ज़्यादा उसके पास एनर्जी है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी किसके पास है? ऑब्वियसली सनलाइट के पास। सोलर एनर्जी इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे सनलाइट के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है। फिर ये सनलाइट से एनर्जी किसके पास ट्रांसफ़र होगी? इट इज़ गोइंग टू ट्रांसफ़र टू द प्रोड्यूसर। ऑल द प्लांट्स आर गोइंग टू गेट एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। ओके, एंड एज वी कैन सी हियर, जैसे ही यहाँ पे ये नेक्स्ट स्टेप पे गए, यहाँ पे एनर्जी का लेवल जो है वो थोड़ा सा कम हो गया। फिर ये एनर्जी नेक्स्ट किसके पास जाएगी? हर्बीवरस के पास। जो ये प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे, द हर्बीवरस आर गोइंग टू गेट एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर। एंड एस अगेन वी कैन सी हियर, यहाँ पे भी ये जो बॉक्स की जो साइज़ है वो थोड़ी सी स्मॉल हो गई, तो मीन्स यहाँ पे भी जो एनर्जी लेवल है वो डिक्रीज़ हुआ है। जैसे कि हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है और 90% एवरेज एनर्जी जो है वो खुद ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ प्रोसेस में यूज़ कर देता है। तो यहाँ पर जो है जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल्स इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, एनर्जी लेवल जो है वो डिक्रीज़ होते जा रहा है। यहाँ पे हर्बीवरस के बाद कार्निवरस में जा रहा है एनर्जी, एंड एस अगेन वी कैन सी एनर्जी कम हो गई है। देन अगेन कार्निवरस के पास से टॉप कार्निवरस में जब जाएगा एनर्जी, तो अगेन एनर्जी कम हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपली हमको ये देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा, एनर्जी लेवल इज़ गोइंग टू डिक्रीज़। ओके, सो इस डायग्राम से हमको दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती है, एंड दैट इज़ द फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ यूनिडायरेक्शनल। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ यूनिडायरेक्शनल, मतलब ये जो एनर्जी का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है, द एनर्जी दैट इज़ कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉफ्स does not revert back to the solar input, and the energy which possessed to the herbivorous does not come back to the autotrophs. What does it mean? कि यहाँ पे autotrophs यानी कौन? Producers, right? Plants which make their food by themselves. तो यहाँ पे सनलाइट के पास से जो भी एनर्जी प्रोड्यूसर्स गेन करेंगे, वो एनर्जी वापस सनलाइट के पास नहीं जाएगी कभी भी, वो आगे ही प्रोसीड होगा। ओके, उसी तरह से जो एनर्जी हर्बीवरस ने ऑटोट्रॉफ से गेन किया है, प्रोड्यूसर से गेन किया है, उनको कंज्यूम करके, वो एनर्जी फिर से प्रोड्यूसर में कभी नहीं आएगी। दैट सिंपली सेज दैट ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल है, वो कभी वापस रिवर्ट बैक नहीं आने वाली। ओके, सेकेंड पॉइंट सेज दैट द एनर्जी लेवल एट ईच ट्रॉफिक लेवल गेट्स डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। कि जैसे जैसे ये ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होते जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे एनर्जी लेवल डिमिनिश्ड होते जा रहा है, मतलब कि कम होते जाएगा, एनर्जी लेवल कम होते जाएगा जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओके, क्यों कम हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जब एक ऑर्गेनिज्म में से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जब एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी यहाँ पे लूज हो जा रही है इन्वायरमेंट में, विच इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड अगेन। Another interesting aspect of food chain is that how unknowingly some harmful chemicals enter into our body through food chain. Yes, unknowingly, अनजाने में हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स एंटर करते हैं इसी फूड चेन से। जैसे कि हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है किस तरह से वाटर का पॉल्यूशन होता है, उसमें हमने एक चीज़ ये पढ़ी थी कि व्हेन वी यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स on crops to protect them from disease or pest, what do happen to that chemical fertilizer? One thing is either they get inside the soil, वो soil के अंदर चले जाते हैं, washed हो जाते हैं, या फिर सेकेंड ये होता है कि रेनी सीजन में वो वॉश होके कोई भी वाटर बॉडीज में फ्लो हो जाते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें हुई है, या तो वो केमिकल फर्टिलाइजर सॉइल के अंदर चली गई है, या फिर वो वॉश होके कहाँ पे चली गई है? रिवर में चली गई है केमिकल फर्टिलाइज़र, राइट। अब जो सॉइल के अंदर चली गई है वहाँ पे क्या होगा? अब वहाँ पे जो भी क्रॉप्स या प्लांट्स है वो वाटर मिनरल्स के साथ साथ केमिकल्स को भी एब्जॉर्ब कर लेगी और ग्रो करेगी। तो हुआ क्या यहाँ पे? वो प्लांट्स के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स चला गया है, राइट। और दूसरी बात कि वो जो केमिकल या तो सॉइल में जाना था या फिर रिवर में, जो अब रिवर में गया है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दैट? द फिशेस आर गोइंग टू ईट दैट केमिकल फर्टिलाइजर एंड द केमिकल फर्टिलाइजर इज गोइंग टू एंटर इनटू देयर बॉडी। अब दोनों ही चीज़ हम ह्यूमन बींग्स खाते हैं, राइट। एस वी ह्यूमन बींग्स आर एट द टॉप लेवल ऑफ दिस फूड चेन, सबसे ज़्यादा केमिकल्स हमारे बॉडी में ही एंटर होता है। अब इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक प्लांट है और इस प्लांट के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंटर हो चुका है, ओके, बाय द सॉइल। सपोज़ कि ये 3 लीफ है, तीनों के अंदर एक एक ड्रॉप ऑफ फर्टिलाइज़र अभी है फिलहाल। अब यहाँ पे क्या होगा? ग्रास होपर आएंगे, ग्रास होपर आए, ग्रास होपर ने क्या किया? एक एक लीफ सभी ग्रास होपर ने खा लिया। तो यहाँ पे 3 ग्रास होपर ने ये 3 अलग अलग लीफ को खा लिए। तो यहाँ पे जो ग्रास होपर है, अब हर एक ग्रास होपर के स्टमक में एक एक ड्रॉप ऑफ
फर्टिलाइज़र एंटर हो चुका है, केमिकल एंटर हो चुका है। अब क्या होगा यहाँ पे, इसके बाद सपोज़ कि ग्रासहोपर आगे जा रहे थे, अचानक से वहाँ पे फ्रॉग्स आ गए। अब फ्रॉग्स बहुत ज़्यादा भूखे हैं, ठीक है। अभी सपोज़ कि यहाँ पे 3 ग्रासहोपर हैं, तो सपोज़ कि यहाँ पे 3 ग्रासहोपर थे जिन्होंने एक एक लीफ खाया था, तो यहाँ पे जो फ्रॉग आया है वो फ्रॉग ने यहाँ पे तीनों ग्रासहोपर को खा लिया, तीनों ग्रासहोपर को खा लिया। बहुत ज़्यादा भूखा था ये फ्रॉग। तो अब इस फ्रॉग के स्टमक में कितने ड्रॉप ऑफ पेस्टिसाइड्स आ गए? दैट इज़ नाउ इट इज़ हैविंग 3 ड्रॉप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स इनसाइड इट्स स्टमक। अब ऐसे ही और 2 फ्रॉग आके और 3-3 ग्रासहोपर को खा जाएंगे, तो यहाँ पे 3 फ्रॉग हो गए। अब नेक्स्ट क्या होगा कि यहाँ पे आगे जाके स्नेक आएगा, और वो स्नेक भी बहुत ज़्यादा भूखा है। तो अब स्नेक ने ये तीनों फ्रॉग को खा लिया। तो अब इस स्नेक के स्टमक में कितने ड्रॉप ऑफ पेस्टिसाइड्स हो गए? दैट इज इट इज़ हैविंग नाउ 9 ड्रॉप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो ये एग्जाम्पल से हमको क्या कंक्लूजन मिलता है कि जैसे जैसे यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होते जा रहा है, वैसे वैसे द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स आर गेटिंग higher and higher inside the body of that organism. Okay, as we human beings are at the top level of trophic levels, the maximum concentration of chemicals enter into our body. Yes, सबसे ज़्यादा केमिकल्स हमारे बॉडी में एंटर होता है क्योंकि हम जो है सबसे टॉप लेवल ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स पे है। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हमने देखा है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। And this is the reason why in our food, that is in rice, vegetable, fruits, meat, there is a large amount of chemical concentration inside them. और वो जो है सिर्फ वॉश करके हम रिमूव नहीं कर सकते, बिकॉज वो जो फूड हम खा रहे उसके अंदर, उसके बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है। नेक्स्ट इज हाउ डू आर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट। चेंज इन एनवायरमेंट अफेक्ट अस एंड चेंज इन आर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होता है तो उससे हमको अफेक्ट होगा, और अगर हमारे एक्टिविटीज़ में कुछ भी चेंजेस होगा तो उससे इन्वायरमेंट में अफेक्ट होगा। ओके, इन क्लास 9 वी हैव केम टू नो हाउ आर एक्टिविटीज़ पॉल्यूट द एनवायरमेंट। Now in this chapter we will be looking on 2 topics of environmental problems in detail, and that is, first is the depletion of ozone layer and second is the waste disposal. So we will look for this one by one, starting with first the depletion of ozone layer. Now डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा ही है, यहाँ पर फिर से थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज ओजोन O3 इज ए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल ओजोन है क्या? ओजोन का केमिकल फार्मूला है O3, और ये किस चीज़ से बना है? व्हेन 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस व्हाट इज फॉर्म्ड? ओजोन इज फॉर्म्ड, whose chemical formula is O3. Okay, when 3 atoms of oxygen combines it forms ozone. Now ozone is a deadly poison, but at higher levels of the atmosphere ozone performs an essential function. Now ozone at the nearby us is very poisonous. अगर हमारे आसपास ओजोन हो तो वो बहुत ज़्यादा डेडली पॉइजन है हमारे लिए, डेंजरस पॉइजन है। मगर ओजोन जो है एट द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के हायर लेवल पे बहुत ही एक ज़रूरी फंक्शन करता है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल फंक्शन करता है। एंड व्हाट इज़ दैट? इट शील्ड्स द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन ऑफ सन विच इज़ नोन टू स्किन कैंसर। वो अर्थ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द यूवी रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। यहाँ पे मैंने फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, जैसे कि ये हमारा अर्थ है, ओके, और ये जो है हमारा यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर के हायर लेवल पे ये जो मैंने डॉट लाइन से यहाँ पे सर्कल बना है दैट इज़ द ओजोन लेयर फॉर एग्जांपल सपोज। ओके, तो यहाँ पे अर्थ के चारों तरफ एक लेयर फॉर्म किया है ओजोन ने, O3 ने। अब ये क्या करेगा? यहाँ पे अर्थ को प्रोटेक्ट करेगा। किससे? सन से जो है हमको लाइट एनर्जी मिलती है एज वेल एज हीट एनर्जी मिलती है, बट अलॉन्ग विद डैट यहाँ से कुछ रेडिएशंस आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। इतने हार्मफुल है कि उससे हमको स्किन कैंसर भी हो सकता है। सो यहाँ पे ये सपोज़ कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आ रहा हो अर्थ की तरफ, तो ये जो ओजोन लेयर है यहाँ से इसे वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने नहीं देगा। दैट इज़ वाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट शील्ड्स द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन ऑफ सन विच इज़ नोन टू स्किन कैंसर। सो इट परफॉर्म्स एन एसेंशियल फंक्शन एट द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। अब ये ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ कैसे? सो एट एंशिएंट टाइम्स ओजोन भी कभी ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल ही था, बट जैसे यहाँ पे ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, हायर एनर्जी वाले अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस
कुछ O2 मॉलिक्यूल के ऊपर जब फॉल हुए तब वो O2 को उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ने दो ऑक्सीजन के अलग अलग ऑक्सीजन के एटम्स में स्प्लिट कर दी। देख सकते हैं यहाँ पे O2 जो था, कुछ O2 के ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, हायर एनर्जी वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब फॉल हुए तब उस O2 में से दो सिंगल O एटम सेपरेट हो गए। ओके, अब कुछ O2 के साथ ही ऐसा हुआ, हर एक O2 के साथ ऐसा नहीं हुआ। अब वही सिंगल O जो है दूसरे जो डबल O2 थे, O2 मॉलिक्यूल थे, उसके साथ बॉन्ड बना के यहाँ पे O3 ओजोन फॉर्म कर दिया। डेट इज़ हाउ ओजोन वॉज फॉर्म्ड, और यहाँ पे एक पूरा ओजोन का लेयर फॉर्म हो गया था। In the 1980s, amount of ozone began to drop sharply and major reason was found the use of chlorofluorocarbon CFC। अब 1980s के समय नोटिस किया गया कि ये जो ओजोन का जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा जल्दी फिनिश हो रहा था। इट वॉज ड्रॉपिंग शार्पली इन द एटमॉस्फेयर। और जब इसके बारे में रिसर्च किया गया तो पता चला कि द मेजर रीज़न फॉर द ड्रॉपिंग ऑफ दिस ओजोन गैस वॉज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर वॉज the use of chlorofluorocarbon, that is CFC. Again, this word you had heard in class 9th, okay? CFC, chlorofluorocarbon, which was useful in the production of refrigerators, fire extinguisher, air conditioner, etc. Okay. Now in 1980s, it was found that the amount of ozone is decreasing very fastly. In 1987, the United Nations Environment Program, that is UNEP, remember, you have to remember this full form of UNEP, United Nations Environment Program, banned CFC production at 1986 levels. Then it became mandatory for manufacturing companies throughout the world to make CFC free refrigerators. So this is what depletion of ozone layer is, which is a very important topic in this chapter. The second important environmental problem which is discussed in this chapter is waste disposal. So let's see first what is waste. Unwanted, unusable items, remains and other products of household garbage are called waste. जो भी अनवांटेड अनयूजेबल आइटम्स है, जो भी बची कुची चीज़ें हैं, हम कुछ भी यूज़ करते हैं उसमें से, जो भी घर का भी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है, उस सभी चीज़ को हम क्या कहेंगे? वेस्ट कहेंगे। ओके, चीज़ें या तो वेस्ट हो सकती है या तो रिसोर्सेस हो सकती है। रिसोर्स का मतलब क्या? जो हमारे लिए यूज़फुल है, जिसका हम यूज़ करते हैं। ओके, रिसोर्स। वेरएस उसका अपोजिट है वेस्ट। वेस्ट यानी क्या? जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, जिसको हम थ्रो कर देते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द टाइप ऑफ वेस्ट। वेस्ट यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल दो क्लास में क्लासीफाई हुए हैं। सबसे पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म एंड सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म क्या है। तो फॉर्म के बेसिस में या तो वेस्ट सॉलिड वेस्ट हो सकता है, या तो लिक्विड वेस्ट हो सकता है, या तो हम उसे कह सकते हैं ड्राई और वेट वेस्ट। ओके, और हिंदी में हम कहते हैं सूखा कचरा, गीला कचरा, राइट। ये एक ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। वेरएज सेकेंड साइड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन के बेसिस पे यहाँ पे या तो वेस्ट बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं या तो वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नाउ इन चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस वी विल स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। उसका थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। डेट इज़ जो भी हम फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, राइट। यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स है जो एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं, एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। अब एंजाइम क्या है? इट इज़ ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। वो जो है यहाँ पे डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करेगा, उसके बिना डाइजेशन हो नहीं पाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो एंजाइम है इसका भी कुछ पर्टिकुलर लिमिटेशन है कि वो कुछ चीज़ों को ही डाइजेस्ट कर सकता है, सब चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए अगर हम एक कोल को खाने की ट्राई करेंगे तो कोल से हमको कुछ एनर्जी नहीं मिलेगा। वेरएस on the other side, if we eat a banana, we will get energy from that, because here the enzyme is acting on banana but it cannot act on coal. तो similarly यहाँ पर इन्वायरमेंट में भी कुछ वेस्ट हम ऐसा प्रोड्यूस करते हैं जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक्ट नहीं कर सकते, उसको डिग्रेड नहीं कर सकते। तो उसी वेस्ट को हम कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वेस्ट या तो बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं या तो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेशन। तो बायोडिग्रेडेबल का डेफिनेशन क्या है? सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर बायोडिग्रेडेबल। ऐसे सब्सटेंसेस जिसका ब्रेकडाउन हो सकता है विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब बायोलॉजी, बायो मीन्स यहाँ पे लिविंग यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे जिस वेस्ट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड कर सकते हैं, जिसको डिके कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो सारे वेस्ट को हम क्या कहेंगे? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सम एग्जांपल्स आर योर वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, पेपर एक्सेट्रा। वेजिटेबल पील्स या फ्रूट या पेपर को हम अगर कहीं पे
जहाँ पे सॉइल है वहाँ पे थ्रो कर देते हैं इफ़ सपोज, तो क्या होगा, वो कुछ दिनों के बाद वो वहाँ पे डिग्रेड हो जाएगा, वो वहाँ पे सड़ जाएगा और फिर स्लोली इट विल गेट मिक्स इनटू द सॉइल. बट here on the other side, that is non-biodegradable waste, that is substances that are not broken down by biological process are non-biodegradable waste. तो वो सब्सटेंस जिसका ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो वो सारे वेस्ट को हम कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. फॉर एग्जांपल ग्लास, प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा. तो उसी जगह अगर हम प्लास्टिक या फिर कोई ग्लास की चीज़ को थ्रो करते हैं, तो अगर हम उसको 1 वीक के बाद या 1 मंथ या 1 ईयर या 10 ईयर्स के बाद भी अगर हम जाके देखेंगे, तो वो चीज़ वहाँ पे जैसे थी वैसे की वैसे ही रहेगी, उसका डिग्रेडेशन वहाँ पे नहीं हुआ होगा. तो डैट इज़ कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. इनको जो है फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि यहाँ पे हीट और प्रेशर की प्रेजेंस में ही ये डिग्रेड हो सकते हैं, मगर जो नॉर्मल कंडीशन एटमॉस्फेयर में जो नॉर्मल टेम्परेचर और जो इन्वायरमेंट और जो एटमॉस्फेयर है उसमें ये जो है बहुत लॉन्ग टर्म तक रहते हैं और डिग्रेड नहीं होते हैं, एंड एज ए रिजल्ट इट क्रिएट्स ए मेजर पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन द इन्वायरमेंट. नाउ अगर हम कोई सिटी में जाते हैं तो ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिलेगी ही कि जहाँ पे डस्टबिन है वहाँ पे नहीं, उसके बाजू में लोग जो है बहुत सारा कचरा डाल देते हैं. सो ये एक प्रॉब्लम है. एज वेल एज अगर हम कोई टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ पर भी हमको डेफिनेटली एम्प्टी फूड रैपर्स एज वेल एज एम्प्टी वाटर बॉटल्स हमको देखने को मिलते हैं. एज वेल एज वहाँ पर डस्टबिन हो फिर भी हमको बाहर चीज़ें देखने को मिलती है. तो ये चीज़ें हम ह्यूमन बींग्स को ये समझना होगा कि अगर इस तरह से वेस्ट हम स्प्रेड करेंगे तो फ्यूचर में हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा. दूसरी बात, जितनी फास्ट हमारे लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट आते जा रहा है उतना ही ज़्यादा हमारा वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होते जा रहा है, और जैसे जैसे हमारे पैकेजिंग की में चेंजेस आते जा रही है उतने ज़्यादा हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का ज़्यादा फॉर्मेशन कर रहे हैं, और एज ए रिज़ल्ट ये बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो रहा है इन द टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन. तो नाउ एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हम क्या कर सकते हैं, हम जो है ये ट्राई कर सकते हैं कि हम मिनिमम वेस्ट का फॉर्मेशन करें, और अगर वेस्ट प्रोड्यूस हो भी रहा है तो उसे प्रॉपरली डस्टबिन में ही थ्रो करें. एंड डस्टबिन भी यहाँ पे 2 फॉर्म में होना चाहिए, डेट इज़ या तो ड्राई वेस्ट के लिए सेपरेटली और वेट वेस्ट के लिए सेपरेटली, और उसी में ही हमको थ्रो करना चाहिए. सो दिस इज़ व्हाट द एंड ऑफ दिस चैप्टर इज़, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.